कर्नाटक की 224 में से 220 विधानसभा सीट पर नतीजे घोषित। 135 सीट के साथ विशाल बहुमत की ओर कांग्रेस, बीजेपी को 62, जेडीएस को 19 और अन्य के खाते में 4 सीट। कर्नाटक के रण में कांग्रेस की जीत के बाद बेंगलुरु से दिल्ली तक जश्न का माहौल। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा नेता, लेकिन हाईकमान लेगा आखिरी फैसला। पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी को कर्नाटक में 30 से अधिक सीटों का नुकसान। बोम्मई कैबिनेट के कई मंत्री हारे, लेकिन वोट शेयर में कोई बदलाव नहीं। बोम्मई ने कहा, हार के कारणों की होगी समीक्षा। यूपी निकाय चुनाव में बजा बीजेपी का डंका। सपा और कांग्रेस का सुपड़ा साफ। अयोध्या, बरेली, गाजियाबाद, सहारनपुर, झांसी, मथुरा में होंगे बीजेपी के महापौर। बाकी सीटों पर भी बीजेपी प्रत्याशी आगे। नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में भी बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन। ओडिशा के झारसुगुड़ा में बीजू जनता दल की जीत। जालंधर लोकसभा पर आम आदमी पार्टी को अच्छी खासी बढ़त। वहीं यूपी की दोनों विधानसभा सीट पर बीजेपी आगे। बेहद तेज चक्रवाती तूफान मोका के चलते बांग्लादेश हाई अलर्ट पर। कल बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तट पर पहुंचेगा मोका। एहतियात के तौर पर कॉक्स बाजार एयरपोर्ट की सेवाएं बंद। और आईपीएल के पहले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का लिया फैसला। वहीं दूसरे मैच में आज दिल्ली कैपिटल्स का पंजाब किंग्स के साथ होगा मुकाबला। नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 224 विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में कांग्रेस 130 से ज्यादा सीट पर विजय हासिल कर चुकी है और जीत का सिलसिला जारी है। सरकार बनाने के लिए 113 के जादुई आंकड़े से कहीं आगे निकलकर कांग्रेस का ये प्रदर्शन उसके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा रहा है। यहाँ बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। चुनाव के बाद तमाम न्यूज चैनल्स में हुए एग्जिट पोल में भी कांग्रेस की सरकार को बनते हुए दिखाया गया था। राज्य में जारी अन्य समीकरणों की बात करने से पहले एक बार ताज़ा टैली पर नजर डाल लेते हैं। और ताज़ा टैली के मुकाबले ये जो रुझान आप देख रहे हैं, बीजेपी के 65, कांग्रेस के 136 और जेडीएस के 19 और अन्य के खाते में 4 का आंकड़ा हासिल हुआ है। तो ये कर्नाटक विधानसभा चुनाव के जो नतीजे और रुझान हैं वो आप देख रहे हैं। 224 सीटों में से जो सीटें हासिल हुई हैं कांग्रेस, उसमें स्पष्ट बहुमत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के 136, भाजपा के 65, जेडीएस के 19 और अन्य के खाते में 4 सीटें हासिल होती दिखाई दे रही हैं। बेंगलुरु की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस को 16 और 16 दोनों को बराबरी पर सीटें हासिल हुई हैं। दोनों बराबरी पर हैं। अगर हम क्षेत्रवार इसकी बात करते हैं और मध्य कर्नाटक की बात करें तो बीजेपी को 6 सीट हासिल हुई हैं, कांग्रेस को 26, जेडीएस को 2 और अन्य के खाते में 1 सीट गई है। तो ये क्षेत्रवार हम नतीजे आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही अगर तटीय कर्नाटक की हम बात करते हैं तो बीजेपी को 13, कांग्रेस के खाते में 8, जेडीएस को इसमें कोई सीट नहीं मिली है और अन्य का खाता भी खाली रहा है। हैदराबाद कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं, बीजेपी के पास 8 सीटें आई हैं, कांग्रेस को 20 सीटें हासिल हुई हैं, जेडीएस को 2 और अन्य के खाते में 1 सीट हासिल हुई है। हैदराबाद कर्नाटक के ये हम नतीजे बता रहे हैं। क्षेत्रवाद अगर कर्नाटक चुनाव के नतीजों की हम बात करें तो और मुंबई कर्नाटक की अगर बात करते हैं तो बीजेपी को इसमें 17 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 32 सीटें मिली हैं, जेडीएस को 1 सीट मिली है। तो ये मुंबई कर्नाटक की जो टैली है वो हम आपको दिखा रहे हैं।
अगर ओल्ड मैसूरू की बात करते हैं तो बीजेपी को 5, कांग्रेस को 34, जेडीएस को 14 और अन्य को 2 सीटें हासिल हुई हैं। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कर्नाटक विधानसभा चुनाव दोहरी खुशी लेकर आया है। जहां एक और कांग्रेस राज्य में दमदार जीत की ओर बढ़ रही है, वहीं उनके बेटे प्रियांक ने चित्तापुर सीट से भाजपा प्रत्याशी को हरा दिया। पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि आने वाले दिनों में भी जहां जहां राज्यों के चुनाव होंगे वहां कांग्रेस पार्टी कर्नाटक की तरह चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक देगी। एक प्रोसीजर होता है कि कहीं भी राज्य में कभी भी इलेक्शंस होते हैं तो हम लोग उस एक प्रोसीजर के तहत ही करते हैं। यहाँ के एमएलएस की मीटिंग बुलाते हैं, ऑब्जर्वर सेंट्रल ऑब्जर्वर जाते हैं, जाने के बाद वहाँ का जो ओपिनियन आएगा, जो कंसेंसस बनेगा वो हाईकमांड को बताएंगे। हम लोग उसमें सभी रहेंगे, राहुल जी रहेंगे, सभी लोग मिलके निर्णय वो लेंगे। वो बाद में की बात है। अब यही ठहरे ठहरे ऐसा निर्णय कोई भी नहीं लेता। और बुलेटिन में अब वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। Canara Bank presents Canara Premium Payroll Account. Free term insurance and instant overdraft facility. Avail unique advantages and benefits. Experience the best. Discover a world of banking possibilities with Canara Bank API Banking. You deserve the best. Canara Bank, together we can. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक की जीत से कांग्रेस गदगद है। यहाँ के पार्टी अध्यक्ष डीके शिव कुमार और मुख्यमंत्री रह चुके वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया जीत के जश्न में डूबे हैं। हालांकि अभी ये तय होना बाकी है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि कहा जा रहा है कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों ही सीएम पद के प्रबल दावेदार हैं। लेकिन इसका फैसला कांग्रेस विधायक दल की बैठक में होगा। माना जा रहा है कि कल विधायक दल की बैठक हो सकती है और उसमें ही फैसला लिया जाएगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि विधायक दल जो भी फैसला करे उस पर आखिरी मुहर हाईकमान की लगेगी। तो सुनिए क्या कह रहे हैं पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। हमारे पास एक प्रोसीजर होता है कि कहीं भी राज्य में कभी भी इलेक्शंस होते हैं तो हम लोग उस एक प्रोसीजर के तहत ही करते हैं। यहाँ के एमएलएस की मीटिंग बुलाते हैं, ऑब्जर्वर सेंट्रल ऑब्जर्वर जाते हैं, जाने के बाद वहाँ का जो ओपिनियन आएगा, जो कंसेंसस बनेगा वो हाईकमांड को बताएंगे। हम लोग उसमें सभी रहेंगे। राहुल कांग्रेस की ये जीत उसके लिए एक नई ऊर्जा और संजीवनी लेकर आई है। माना जा रहा है कि आने वाले तमाम चुनाव में पार्टी अब और ताकत के साथ लड़ेगी। दक्षिण क्षेत्र में कांग्रेस की जीत ने उनके लिए संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। कांग्रेस के नेता इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाते देखे गए। आप देख सकते हैं देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में खुशी का आलम है। कर्नाटक चुनाव के रुझानों में कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के काफिले के सामने जश्न मनाया। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार पार्टी की जीत से बेहद खुश हैं, बल्कि वो थोड़ी देर के लिए भावुक भी नजर आए। उन्होंने पार्टी की जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं और नेताओं को दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों ने झूठ का पर्दाफाश किया है। उनके घर के सामने, उनके घर के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं ने खूब जमकर खुशियां मनाई और खूब पटाखे फोड़े गए।
वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता सिद्धारमैया भी पार्टी के प्रदर्शन से खुश हैं। Credit my party cadres and all my leaders. They have worked hard. People have exposed faith in us. The leaders have supported us. It is a collective leadership, and we have jointly worked. I have said in the beginning, joining together is the beginning. On the day I took the oath, thinking together is the progress, working together is the success. That is what I said on the day. तो कांग्रेस के दिग्गज नेता सिद्धारमैया पार्टी के प्रदर्शन से खुश हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले ही भरोसा था कि पार्टी 130 सीट से ज्यादा पर जीत हासिल करेगी। Congress party would get around 130 seats. That was my assessment of the situation in the state. Almost it comes true. We may cross 130 also. It's a big victory to Congress party. यूपी निकाय चुनाव में भले ही बीजेपी का डंका बज रहा हो, लेकिन कर्नाटक की हार पार्टी के लिए चिंता का विषय है। इस बीच कर्नाटक में बीजेपी की सरकार चला रहे बीजेपी नेता बसवराज बोम्मई का बयान आया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी चुनावी परिणामों की समीक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा फिर से वापसी करेगी। We have been not able to make the mark. CM speaking. In spite of lot of efforts have been put up by everybody, right from our Prime Minister to Congress has able to make the mark. We do the detailed analysis once all the results come, because there all trends are there. Once the results come, we will do the detailed analysis. And as a political party and as a national political party, we will not only analyze and we will see that what are the gaps and what are the deficiencies where there at different levels. We will look into that and improve upon it, and we will take this result in our stride, and we will go ahead and reorganize the party and come back during Lok Sabha election. बुलेटिन में अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। Canara Bank presents Canara Premium Payroll Account. Free term insurance and instant overdraft facility. Avail unique advantages and benefits. Experience the best. Discover a world of banking possibilities with Canara Bank API Banking. You deserve the best. Canara Bank, together we can. बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बात करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को इन नतीजों से निराश होने की जरूरत नहीं है। Victory and defeat are not new to Bharatiya Janata Party. Started with only 2 seats. BJP has grown to form the government in the state on its own strength. Party workers need not to be panicked by these results. We'll introspect about the party's setback. We'll give all cooperation for the development of the state. I respectfully accept this verdict of the people of the state. I want to thank the voters of the Karnataka state. और हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। बेंगलुरु से आयशा खानम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आयशा, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, नतीजे स्पष्ट हो गए हैं। जो कांग्रेस है उसे एक स्पष्ट और बड़ा बहुमत जो है वो मिला है, लेकिन अगर हम आगे की बात करते हैं तो किस तरह की चुनौती कांग्रेस के सामने भी दिखाई देती है? जी बिल्कुल। देखिए, जीत का जश्न तो चल रहा है और ये जश्न जल्दी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन
कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या है, इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, तमाम आला नेता जरूर चिंतित है और जरूर इस दिशा में विचार करना शुरू कर दिया है। मेरे साथ हैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन मिस्टर रमेश बाबू, बात करते हैं उनसे। मिस्टर रमेश, टेल अस द फैक्ट दैट नाउ यू आर ऑल सेलिब्रेटिंग इट्स जुबिलियंट सेलिब्रेशन, व्हाट नेक्स्ट, व्हेन इज द स्वेयरिंग इन सेरेमनी एंड हु इज द चीफ मिनिस्टर? कर्नाटक का विचारवंत मतदार गिवन वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। हमारा पार्टी को विश्वास है, we have given several programs to the popular programs to the Karnataka people. First priority is we have to achieve and we have to implement what the programs we have given by way of manifesto. Congress party after the CLP meeting going to announce who will be the CM. As per the model of Himachal Pradesh, we are going to select the Congress party CLP leader. So you have to wait one or 2 days. The observers from AICC is coming to the Bangalore. Thereafter, they will take the call. What do you mean by model, Himachal model? I mean, in a democratic way, taking opinion of the MLAs, we are going to select the CLP leader. So far, no name is finalized. No, it all depend upon हमारा पार्टी का वक्तार का डिसीजन. So AICC will take the decision. जो विधायक दल के नेता हैं वो इस पर फैसला करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो जाहिर है ये चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए, क्योंकि एक राय अभी तक नहीं बनी है कांग्रेस में कि डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के बीच में कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि सिद्धरामैया एक मास लीडर माने जाते हैं और वो कर्नाटक में पहले मुख्यमंत्री पद पर भी थे, वित्त मंत्री के पद पर थे। तो जाहिर है अगर कांग्रेस को अपने मैनिफेस्टो के तहत 5 गारंटीज देना है तो एक वित्त मंत्री और एक मास लीडर का जो सोच है ये जरूर उसके जो अनुभव है ये तमाम चीजें जरूर काम आती है। लेकिन डीके शिव कुमार ने जिस तरह से पार्टी को जीत की ओर लाया और जिस तरह से उन्होंने लगातार पार्टी को एकजुट रखा, तो इसके चलते डीके शिव कुमार जरूर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे किस और फैसला करते हैं, और देखना यह होगा कि विधायक दल की बैठक में विधायक किस के नेता की ओर इशारा करते हैं। तो कांग्रेस की परंपरा के मुताबिक सीएलपी ही कांग्रेस के लिए सब कुछ है, तो सीएलपी में फैसला होगा। लेकिन जरूर कहीं ना कहीं बैंगलोर से ये जो पूरा अंतिम फैसला निकल कर आएगा, इस पर मोहर लगाने के लिए दिल्ली सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी के दरबार तक भी ये जो फैसला है वहां पर भी हो सकता है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। आप लगातार इस चुनाव को आपने कवर किया है और काफ़ी कुछ वहां पर देखा है। आपसे जानना चाहेंगे, अगर ये जो तस्वीर उभर कर आ रही है, ये जो नतीजे उभर कर आए हैं, कांग्रेस की एक बड़ी सफलता है, इसमें कांग्रेस की जीत को ज़्यादा माना जाए या बीजेपी की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं जो है कम रही है उसको देखा जाए? हालांकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि निराश होने की जरूरत नहीं है, लोकसभा में हम लोग अच्छा करेंगे। वोट शेयर बीजेपी का जो है वो कहीं ना कहीं इंटैक्ट है, सीटें जरूर खोई हैं। किस तरह से आप इसे देखेंगे? देखिए, बीजेपी की अगर आप रणनीति देखें तो निश्चित तौर पर चुनाव प्रचार के लिहाज से एक सही रणनीति के तहत बीजेपी आगे बढ़ी थी। अपने तमाम स्टार प्रचारक को खूब चुनाव प्रचार के मैदान में उतारा था। दरअसल चूक कहां हुई, इसकी पार्टी मंथन करेगी। स्टेट लीडरशिप की उतनी लोकप्रियता नहीं थी, ये एक बड़ा कारण मोटे तौर पर उभर कर सामने आ रहा है कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जिस तरह से सरकार चली, उसके तमाम कल्याणकारी योजनाओं को राज्य में लागू किया गया, लेकिन स्टेट लीडरशिप यानी मुख्यमंत्री बासुराव मुंबई की वो लोकप्रियता नहीं थी उतनी कि उसको एक सपोर्ट मिल पाए भारतीय जनता पार्टी के अभियान को। वो एक बात हो सकती है। दूसरी बात जो और मुद्दे होंगे उस पर बीजेपी समीक्षा करेगी, क्या वो कारण रहे जिससे बीजेपी को सत्ता फिर से हासिल नहीं हुई, 38 साल का अभी तक तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। कांग्रेस पार्टी की अपनी रणनीति सही हो सकती है, उसके पास चेहरा राज्य में कहें तो दमदार एक नेतृत्व उन्होंने सामने रखा था। पर दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी का राज्य सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका फायदा मिलता भी नजर आया, और डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच जो एक लड़ाई बार बार सामने आती थी पिछले 5 सालों में,
वो ठीक चुनाव से ठीक पहले वो एक तरह से थमी हुई दिखाई दी और दोनों नेता एक दूसरे से एक ऐसा संकेत देने लगे कि उनके बीच कोई लड़ाई नहीं है। तो कांग्रेस एक तरह से एकजुट अपने आप को दिखाने में कामयाब भी नजर आई। तो निश्चित तौर पर जीत कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण के इस बड़े राज्य में बीजेपी उस मिथक को तोड़ नहीं पाई कि हर 5 साल बाद हम देखते हैं कि यहाँ सत्ता बदलती है। कांग्रेस के बाद बीजेपी सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी थी और थोड़े दिन सरकार जरूर कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर चलाई थी। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 साल चली, अब फिर कांग्रेस सत्ता में आई है। लेकिन कांग्रेस के लिए जीत इसलिए बड़ी है क्योंकि पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस सत्ता में आई है और निश्चित तौर पर यह बड़ी जीत है। तो कांग्रेस इसलिए प्रशंसित नजर आ रही है। बीजेपी जैसा कि बसवराज बोम्मई ने कहा है, बी एस येदियुरप्पा ने कहा है कि समीक्षा होगी। अब पार्टी का पूरा फोकस इस बात पर होगा कि जो शानदार प्रदर्शन रहा था लोकसभा चुनाव में वो आने वाले लोकसभा चुनाव में भी बना रहे और उसके लिए पार्टी मेहनत करेगी। उसके लिए क्या रणनीति हो सकती है उस पर बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल तो ये जरूर है कि एक झटका कर्नाटक में हम जो देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी। आयशा भी हमारे साथ बनी हुई है। आयशा, आपके पास आना चाहेंगे। कांग्रेस जो है वो जीत का जश्न मना रही है, दिखाई दे रहा है, और हमने ये दिखाया भी किस तरह से बसवराज बोम्मई है उनके काफिले के सामने भी कांग्रेस ने पटाखे फोड़े। लेकिन जिस तरह से आप बता रही हैं कि एक कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सवाल अब चिंता का विषय भी हो गया है, क्योंकि जो 5 गारंटी है वो भी जल्दी से जल्दी जो है लागू करने की एक जुगत होगी जनता को दिखाने के लिए कि भाई जिस विश्वास के साथ आपको लाए हैं तो वो अब लागू भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं और अंदर से आपको क्या खबर मिल रही है? विधायक दल की बैठक जो है वो कब हो सकती है, या हाईकमान से मीटिंग कब हो सकती है, या उसमें क्या कुछ कवायद या रस्साकशी आपको दिखाई देती है? देखिए, तमाम विधायक आज रात और कल सुबह तक बेंगलोर पहुंच जाएंगे और उसके बाद विधायक दल बैठक होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है इस बैठक के दौरान अगर इन विधायकों को सीक्रेट बैलेट का भी इस्तेमाल करना पड़े तो ये भी किया जा सकता है, क्योंकि जो विधायक होंगे इनके सामने 2 नाम रखे जाएंगे, डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया। लेकिन डीके शिव कुमार ने खुद कहा था कि अगर तीसरा नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का भी होता है तो उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है। तो ये भी एक बीच में एक और डायमेंशन इस पूरी गतिविधियों में जुड़ गया है। तो अगर सीक्रेट बैलेट करने की जरूरत पड़ती है तो विधायक ये भी कर सकते हैं। तो कल विधायक दल की बैठक होगी और बहुत मुमकिन है कि शाम तक मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाएगा। और फिर जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कर्नाटक की जनता को प्रचार के दौरान वादा किया था और कहा था कि पहली कैबिनेट बैठक में ही जो 5 गारंटीज है उसको लागू कर दिए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि 5 गारंटीज की बात तो आप कह दी, 5 गारंटीज के बल पर आपने चुनाव तो जीत लिया, लेकिन इसके लिए जो आर्थिक जो धन है, इसके लिए पैसे चाहिए, ये कहाँ आएंगे? ये बहुत बड़ी चिंता का विषय भी कांग्रेस के सामने रहेगा, क्योंकि इस पूरी 5 गारंटीज अगर पूर्ण होगा तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च उठाना पड़ेगा। तो ये पैसे कहां से जनरेट होंगे, ये रिसोर्सेस कैसे मोबिलाइज होंगे, ये भी कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो ऐसे में सिद्धरामैया जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पहले भी कर्नाटक में वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने मंत्री पद संभाला था और फिर मुख्यमंत्री होते हुए भी वित्त मंत्रालय अपने पास रखा था, तो वो इस पूरे मामले पर गौर सकते हैं। एक प्लान बनाया जाएगा, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा कि कैसे ये रिसोर्सेस और कितने फेसेस में इन्हें लागू किया जा सकता है और कब से इनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ये तमाम तैयारियां कांग्रेस को अब करनी होगी। तो जीतने के बाद कांग्रेस के लिए राह आसान नहीं है। पहले तो मुख्यमंत्री पद के लिए उन्हें फैसला करना होगा और फिर 5 गारंटीज को कैसे इम्प्लीमेंट किए जाएंगे और इन जो 5 गारंटीज के लिए रिसोर्स कैसे मोबिलाइज किए जाएंगे, ये कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी पहाड़ जैसी चुनौती है। बिल्कुल, आप बनी रही हमारे साथ। शैलेंद्र भी हैं। शैलेंद्र, आपसे हम जानना चाहेंगे, कर्नाटक चुनाव की जब बात आ रही थी, जब नतीजे आ रहे थे, जब ये चुनाव हो रहा था, तो इसे जो अन्य राज्यों में चुनाव है उसको लेकर भी ये चर्चा में था और इसके साथ ही जो जनरल इलेक्शन होने हैं उन्हें लेकर भी कहा जा रहा है कि ये एक लिटमस टेस्ट था। क्या आप इसे इस तरह से देखते हैं? क्योंकि हर चुनाव के जो मुद्दे अलग होते हैं, राज्य के मुद्दे अलग होते हैं, या फिर अगर जनरल इलेक्शंस देखते हैं हम, लोकसभा चुनाव होते हैं, उनके मुद्दे अलग
होते हैं। तो क्या इस स्टेज पर ये तय करना या इस बारे में चर्चा करना कहां तक तार्किक है? देखिए, इसमें दो पहलू हैं। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस के लिए जो राज्य दर राज्य हम देख रहे हैं कि सत्ता उसके हाथ से जाती रही थी और आगे आने वाले समय में 3 राज्यों में चुनाव है। तेलंगाना की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां कांग्रेस को एक खतरा है कि वो इन राज्यों में से कई राज्यों, खासतौर पर तेलंगाना में तो टीआरएस की सरकार है, लेकिन इन 3 राज्यों में राजस्थान में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ऐसे में इन राज्यों में के चुनाव के नतीजे भी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का अभी तक का अगर देखें पिछले 2 सालों में जो प्रदर्शन रहा है राज्य दर राज्य, वो बहुत खराब रहा है। उत्तर पूर्व में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन क्षेत्रीय दलों से भी खराब रहा। कांग्रेस पार्टी के हाथ से पंजाब जैसा बड़ा राज्य चला गया। हिमाचल को छोड़ दें तो कांग्रेस पार्टी का कोई उल्लेखनीय प्रदर्शन आप पिछले 1-2 साल में देखते नहीं है। तो ऐसे में कर्नाटक में जीतना कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ी सी राहत की खबर होगी। वो ये कह सकती है कि दक्षिण भारत का एक बड़ा राज्य में उसे सत्ता हासिल हुई है, चूंकि राज्य दर राज्य कांग्रेस पार्टी को चुनाव बाद सत्ता से बेदखल होना पड़ा था, सत्ता उसके हाथ से चली गई थी। और हमने देखा कि हाल ही में महाराष्ट्र में भी जो महाआघाड़ी की सरकार है वो चली गई। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि वो एक मनोवैज्ञानिक राहत है। वो कह सकती है कि उसे एक राज्य में चुनाव बाद सत्ता मिली है। दूसरी बात यह है कि हर राज्य का एक गणित अलग होता है। उत्तर पूर्व में 3 राज्यों में बीजेपी और जीती, बीजेपी की सरकार बनी अपने सहयोगी के साथ, लेकिन अब कर्नाटक में वो मिथक तोड़ नहीं पाई। तो हम देख रहे हैं कि हर राज्य की गणित अलग होती है। आने वाले जो राज्य हैं जहां चुनाव होने हैं उनके भी अपने अपनी गणित है। राजस्थान के अलग समीकरण है, अगर आप देखें मध्य प्रदेश के अलग समीकरण है, छत्तीसगढ़ के जो एक तरह से अलग समीकरण है। तो उस लिहाज से हर राज्य की अपनी एक चुनावी गणित होती है। लेकिन मनोवैज्ञानिक लिहाज से कांग्रेस से कह सकती है कि वो भी अब एक मुकाबले में है। कम से कम जो विपक्षी दल एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं उनके लिए कह सकती है कि देखिए कांग्रेस पार्टी को इग्नोर करके ना चले, जो विपक्षी एकता की जो कवायद हो रही है। तो विपक्षी दलों के साथ जो मूल भाव की एक बात है उसमें हम कह सकते हैं कि कांग्रेस अब थोड़ी सी एक मनोवैज्ञानिक तौर पर राहत में होगी। विपक्षी दलों से वो कह सकती है कि देखिए कांग्रेस के बिना विपक्षी दल आगे ना बढ़े, वो जरूर है। लेकिन लोकसभा चुनाव के गणित बिल्कुल अलग होते हैं। इसी कर्नाटक में हमने देखा था कि बीजेपी सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी थी, बहुमत नहीं मिला था 2018 में, लेकिन 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब 25 लोकसभा सीटें मिली थी 28 में से। एक तरफ से क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिला था। तो हम लोकसभा चुनाव की गणित अलग देखते हैं, राज्य अलग गणित देखते हैं। लेकिन जब किसी राज्य में सफलता मिलती है तो कुछ दिनों के लिए या फिर आगे की रणनीति बनाने के लिए पार्टी को संबल तो मिलता ही है। तो कांग्रेस ये कह सकती है। आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया आयशा आपका भी और शैलेंद्र आपका भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगर हम जेडीएस की बात करते हैं इस पूरे चुनाव में, तो देवेगौड़ा और कुमारस्वामी की मेहनत इस बार रंग नहीं लाई। जेडीएस को इस चुनाव में खासा नुकसान हो रहा है। पिछले चुनाव में जेडीएस को 35 सीट मिली थी, जबकि इस बार वो 19 सीट पर सिमटती हुई दिख रही है। कर्नाटक की हाई प्रोफाइल सीट रामनगरम से कुमारस्वामी परिवार को करारा झटका लगा है। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल को कांग्रेस प्रत्याशी एजे इकबाल हुसैन ने 10,715 मतों से हरा दिया है। एक दौर था जब लगभग हर चुनाव में जेडीएस को किंग मेकर की भूमिका में देखा जाता था, पर अब वो भ्रम टूट गया है। जेडीएस ने इस बार बिना किसी गठबंधन के चुनाव में उतरने का फैसला किया, जिसका खामियाजा शायद वो भुगत रही है। हालांकि पार्टी जरूर इसकी समीक्षा करेगी। बहरहाल आज मतगणना के बीच ही एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जब कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने श्री बसवेश्वर उमा महेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। तो जेडीएस जिस तरह से अपेक्षा कर रहा था उसके जो दावे थे, जो किंग मेकर की मंशा थी, उसको एक करारा झटका लगा है। जेडीएस को केवल 19 सीटें मिली हैं। एक बड़ा झटका जेडीएस को माना जा रहा है। और उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की भी इस दौरान अगर बात कर ली जाए तो जीते हुए जो मेयर प्रत्याशी हैं उनकी बात हम कर लेते हैं। अगर अयोध्या की बात करते हैं तो बीजेपी के प्रत्याशी गिरीशपति त्रिपाठी उन्होंने जीत हासिल की है। सहारनपुर से बीजेपी के अजय सिंह जो हैं
उन्होंने जीत हासिल की है। गाजियाबाद की बात करें तो बीजेपी की सुनीता दयाल, तो बीजेपी का प्रदर्शन बेहद अच्छा, बेहद महत्वपूर्ण। अगर उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की बात, बरेली सीट की बात करेंगे तो बीजेपी के डॉक्टर उमेश गौतम और झांसी सीट से बीजेपी के बिहारी लाल आर्य ने जीत हासिल की। और अगर हम बता रहे हैं उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के बारे में जिसका बीजेपी ने बेहद अच्छा प्रदर्शन किया है, केपी मौर्य जी ने क्या कहा है, ये सुन लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी और संगठन के कुशल शिल्पी के रूप में जो पूरा संगठन का सिस्टम इस चुनाव में दिन रात परिश्रम किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के सभी नगर निगम में कमल खिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सपा बसपा कांग्रेस का सूफड़ा साफ हो गया है और नगर निकाय चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं उससे मैं यह कह सकता हूं कि वर्तमान भी भाजपा का है और भविष्य भी भाजपा का है। डबल इंजन की सरकार की जगह ट्रिपल इंजन की सरकार नगर निकाय क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करेगी। और हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर वाराणसी से जुड़े हुए हैं और रामेंद्र सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हरिकेश आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है कि बीजेपी का जो प्रदर्शन वहां पर देखने को मिला है, आपने उसका बारीकी से निरीक्षण किया है, क्या वजह आप पाते हैं, कौन सी बातें हैं जो बीजेपी के पक्ष में गई हैं? देखिए, अभी आप जब जिक्र कर रही थी शैलेंद्र से कर्नाटका के बारे में, तो शैलेंद्र ने एक बात कही कि प्रदेश में वहाँ पे बीजेपी में नेतृत्व जो है उसकी कमी दिखाई दी, एक अच्छा नेतृत्व नहीं था। और यहाँ काशी से जब मैं शुरू करूँगा रमा जी, तो यहाँ पर तो सांसद हैं देश के प्रधानमंत्री, विकास की जो रूपरेखा है पूरे देश में उसको अपनी सोच के अनुसार आगे बढ़ा रहे हैं और जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको मूर्त रूप देने के लिए जो है यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो एक मजबूत नेतृत्व लेके उत्तर प्रदेश को आगे लेके चल रहे हैं। तो जो भारत सरकार, केंद्र सरकार है जो, और यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये बार बार कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार है। और जब योगी जी यहाँ आए प्रचार करने के लिए तो उन्होंने कहा ट्रिपल इंजन की सरकार की बात की और लोगों ने माना उस बात को। और पूरे उत्तर प्रदेश में रमा आप देख रही होंगी कि एक बढ़त है, खासतौर से मेयर के चुनाव की। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि 11 राउंड के परिणाम आ चुके हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अशोक तिवारी जी, वो 1,25,889 मत प्राप्त कर चुके हैं। जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ओम प्रकाश सिंह हैं वो अभी दूसरे स्थान पर हैं 11वें राउंड में और 67,581 मत उन्होंने प्राप्त किया है। कांग्रेस के अनिल श्रीवास्तव जी हैं जो 42,693 मत प्राप्त किए हैं। तो आप देखिए कि कितना अंतर है, कितना बड़ा अंतर है अभी 11वें राउंड के इस परिणाम जो आया है उसमें। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है जो काम कर रही है उसको ये ट्रिपल इंजन के रूप में यहाँ के मतदाता, यहाँ के बुद्धिजीवी उसको मुहर लगा रहे हैं। रमा, मैं आपको बताऊं चूंकि यहाँ पे बहुत कम लोगों को आ पाने की व्यवस्था है, तो एक प्रोफेसर यहाँ पर मिल गए मुझसे, मैंने उनसे चर्चा की कि क्या वजह है जो इस तरह का। ये प्रोफेसर हैं एक डिग्री कॉलेज के, और ये जो नगर निकाय में इस तरह से भाजपा मेयर के चुनाव में परफॉर्म कर रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या वजह मानते हैं? सबसे बड़ी चीज़ वजह है कि इस समय कानून व्यवस्था मोदी और योगी के राज में इतना बढ़िया है कि हमारी बच्चियां जो शाम को 7 बजे नहीं आ पाती थी रेलवे स्टेशन से, हम लोग चिंतित रहते थे कि कोई BHU है, कोई UP कॉलेज है। इस समय रात हो या दिन हो, सब लोग एकदम निश्चिंत है, न कोई छेड़ने वाला है, न कोई किसी को बोलने वाला है। विकास तो चल रहा है, विकास तो बहुत हुआ, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि किसी को कोई डर नहीं है, न चोरी हो रहा है, न चकारी हो रहा है,
न कोई गुंडाई किसी से कर रहा है, सब लोग अपना अपना काम अपने हिसाब से कर रहे हैं। इसलिए हम लोग सब लोग मिलकर के मेयर के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अशोक तिवारी को सब लोग वोट दिए। ये देखिए, ये जो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं हम लोग, वो जो आम मतदाता हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, और ख़ास तौर से जो काशी है, ये शिक्षा की नगरी है, शिक्षितों की नगरी है, और वो संदेश देने का काम भी करती रही है। चूँकि जितने भी महापुरुषों संतों की बात करेंगे, साहित्यकारों की बात करेंगे, तो वो काशी से जुड़े हुए आपको जरूर मिलेंगे रमा। तो ये जो प्रोफेसर साहब बता रहे हैं, देखिए हम लोग विकास की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में ये जो कानून व्यवस्था की बात है, जो अपराधियों को, माफियाओं को ध्वस्त करने की बात है, जो योगी जी जो यहाँ भी कह रहे थे कि विकास उन्हीं प्रदेशों का होता है, उन्हीं प्रदेश में विकास आपको देखने को मिलेगी जहाँ की कानून व्यवस्था अच्छी हो, जहाँ पे जो माफिया यहाँ पे उनको मिट्टी में मिला दूंगा, एक शब्द उन्होंने प्रयोग किया था, वो उसको करके दिखाया है। तो जो माफिया राज, गुंडा राज का जो एक माहौल था इसके पहले की सरकारों में, वो दूर हुआ है। और एक बार नहीं, दूसरी बार जब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने, वो एक संदेश था यहाँ के उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का कि उस सरकार पर विश्वास किया। और अभी जो की बात हो रही है, या आपको मैं बताऊं कि पिछले 28 सालों से भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर होता है काशी में, वाराणसी में। लेकिन बिल्कुल हरिकेश, आप बने रहे हमारे साथ, रामेंद्र आप भी हमारे साथ बने रहे, हम चर्चा आपसे जारी रखेंगे, लेकिन बुलेटिन में फिलहाल ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। एक लेखिका का अंतर्मन, एक लेखिका का जीवन सफर। उड़िया लेखिका पारमिता शतपथी। लेखक होने के नाते वो जो संवेदनशीलता के वजह से ज़्यादा जो मार्जिनाइज्ड है वो ज़्यादा प्रभावित करते हैं। लेखन एक तपस्या जैसे है, एक साधना है। 5.5 मीटर की मर्यादा से मैंने खुद को लपेट लिया है और अपनी गरिमा में खुद उलझ रही हूँ। तुझे क्या हुआ है? शादी हो गई ना। बट सीरियसली महीने में एक बार तो मिलना चाहिए। हाँ, मेरे बाप की एयरलाइंस है ना। अरे 3 महीने में एक बार तो मिल सकते हैं। करेक्ट, पर कहाँ? इधर मेरे घर। तुझे कोई परमानेंट लैंडलॉर्ड मिल गया क्या? परमानेंट लैंडलेडी। प्रिया ने कहा हर महीने किराया देने से अच्छा है अपनी EMI भरो। तो हम किराएदार से मकान मालिक बन गए। मतलब ये घर तुम लोग का है? सच्ची? बट सीरियसली गाइस, किश्तों से रिश्ता जोड़ो, किराया तो पराया होता है। आसान किश्तों में होम लोन्स। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं इस वक्त यूपी नगर निकाय चुनाव की, जिसमें बीजेपी ने एक बेहद महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, एक बड़ी सफलता हासिल की है। हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिकेश हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं और रामेंद्र हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। रामेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। बीजेपी ने जिस तरह से परचम लहराया है, हरिकेश से हम बात कर रहे थे, हमने देखा वहाँ पर एक जो मतदाता थे वो भी जुड़े हुए थे और उन्होंने जिस तरह की बात की, सरकार से एक कनेक्ट उनका निकल कर आया। क्या संदेश जाता है, किस तरह से मतदाताओं ने एक संदेश दिया है? क्योंकि ये जो चुनाव होते हैं, जो जमीनी जरूरत होती है उसके तो होते ही हैं, ये जो विभिन्न दलों के जमीनी कार्यकर्ता हैं उनकी मजबूती को भी दिखाता है, उनके द्वारा लड़े जाते हैं। तो किस तरह से एक मजबूत जमीन ये दिखाते हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं की वहां पर? देखिए रमा, पहले से बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की पार्टी रही, बिना कार्यकर्ताओं के बीजेपी कभी नहीं खड़ी और तमाम अनुसांगिक संगठनों के साथ भाजपा खड़ी होती। तो जाहिर है कि एक चीज़ तो जान लीजिए कि जो कार्यकर्ता के रूप में भाजपा से मजबूत कोई पार्टी नहीं है। दूसरी बात यह है कि कार्यकर्ताओं के साथ कनेक्शन, अगर पन्ना प्रमुख के साथ कनेक्शन राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है तो कार्यकर्ता परमानेंट कनेक्ट रहता है। दूसरी बात यह कि भाजपा हर समय अपने वर्कर को काम देती, कभी खाली नहीं छोड़ती, कोई न कोई वर्क देती, कार्यकर्ता उसके साथ जुड़ा रहता है। ये चुनाव भी इसी तरीके का चुनाव है। देखिए अभी तक जो चुनाव यहाँ होते थे, ये नगर निकाय के जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते थे, छोटे छोटे इशूज के चुनाव होते थे, लेकिन पहली बार यहाँ कानून व्यवस्था मुद्दा रहा है। भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल है। मेरे पीछे अभी थोड़ी देर पहले ढोल नगाड़े बज रहे थे। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री के पहुंचना है, जहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे कि क्यों जनता ने उनको वोट दिया, वो धन्यवाद भी ज्ञापित करेंगे और वो परिस्थितियां बताएंगे कि 17 नगर निगम, 100 नगर पालिका और लगभग 200 नगर पंचायत जीतने के बाद
भाजपा या मुख्यमंत्री का जो कद है वो कितना बढ़ता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह उत्तर प्रदेश में योगी जी को नेतृत्व दिया है वो किस तरीके से मजबूत हुआ है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति है कि भाजपा आज के दौर में बहुत मजबूत स्थिति में उत्तर प्रदेश में खड़ी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनके माध्यम से जो क्रियान्वयन है उसके माध्यम से खड़ी है, कार्यकर्ताओं के माध्यम से खड़ी है और जनता के सीधे जुड़ाव से खड़ी है। रमा, बिल्कुल रामेंद्र, आप नज़र बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। हरिकेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने आज हज यात्रियों की सहायता के लिए चयनित 468 कर्मियों के 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इन कर्मियों को इस वर्ष हज पर जाने वाले 2.25 लाख यात्रियों को चिकित्सा और प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस मौके पर स्मृति ईरानी ने हज यात्रियों के लिए भी हज गाइड जारी की और कहा कि पहले हर बार एक ही डेपुटेशन हज यात्रा पर जाती थी, लेकिन इस बार नए लोगों को भेजने की कोशिश की जा रही है। ये देखा गया है कि जब डेपुटेशनर्स जाते हैं तो विशेषतः रिपीट डेपुटेशनर्स जाते हैं। हमने कोशिश की कि आज तक जिसको जिम्मेदारी नहीं मिली उसको पहली बार ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी मिले। स्मृति ईरानी ने कहा कि इस वर्ष 4,300 से अधिक महिलाएं महरम के बगैर हज यात्रा पर जाएंगी, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। उन्होंने कहा कि सरकार भारतीय नागरिकों की हज यात्रा की लागत को कम करने पर ध्यान दे रही है। हम इस बात को और इस जज्बे को समझते हैं कि एक महिला का बिना महरम के जाना अपने आप में एक निजी निर्णय है। चंद महिलाएं पहले जाती थी। This year, the largest contingent ever in the history of India of women without mahram are going to Hajj. 4,314 women are going only for this year's Hajj, which makes your responsibility even more special. आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। Canara Bank presents Canara Premium Payroll Account. Free term insurance and instant overdraft facility. Avail unique advantages and benefits. Experience the best. Discover a world of banking possibilities with Canara Bank API Banking. You deserve the best. Canara Bank, together we can. एम्स के डॉक्टरों ने फिर करिश्मा कर दिया है। प्रसव के दौरान एक बच्चे की गर्दन की टूटी हड्डी को उसकी मां की हड्डी निकालकर जोड़ दिया और करीब 1.5 साल के बच्चे को नया जीवन दिया है। दावा किया जा रहा है कि देश में पहली बार इतने छोटे बच्चे में बिना मेटल यानी धातु के इम्प्लांट लगाया गया है। इससे पहले अमेरिका में इस तरह की हड्डी की सर्जरी की गई। एम्स के न्यूरोसर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर दीपक गुप्ता ने बताया कि मेरठ के एक अस्पताल में प्रसव के दौरान बच्चे की रीढ़ और गर्दन की हड्डी में चोट लग गई थी। जन्म के समय बच्चा 4.5 किलोग्राम का था। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। इसके बाद मई 2022 में उसे एम्स ट्रॉमा सेंटर लाया गया। यहाँ पता चला कि गर्दन की हड्डी पर नीचे से दबाव पड़ा था। इससे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। डॉक्टरों ने सर्जरी का फैसला लिया। डॉक्टरों को सर्जरी में करीब 15 घंटे लगे। इसके बाद बच्चा 11 महीने तक एम्स में ही भर्ती रहा। 10 महीने तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद बच्चे को 1 महीने न्यूरो रिहैब में रखा गया। बुधवार को इस बच्चे को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस बच्चे के इलाज में डॉक्टर दीपक गुप्ता, डॉक्टर जीपी सिंह, डॉक्टर शेफाली गुलाटी, डॉक्टर अशोक जरयाल समेत कई डॉक्टर शामिल रहे। बुलेटिन में अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। Canara Bank presents Canara Premium Payroll Account. Free term insurance and instant overdraft facility. Avail unique advantages and benefits. Experience the best. Discover a world of banking possibilities with Canara Bank API Banking. You deserve the best. Canara Bank, together we can. देश के नामी पहलवान इन दिनों जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं और वो लगातार भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं कई युवा पहलवान इस धरने का विरोध कर रहे हैं और इस धरने को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि इस धरने के बारे में पहलवानों का क्या कहना है।
नुकसान ही नुकसान हो, बाकी देना तो नाजायज़ ही कह सकते हैं। मतलब कहीं तो जायज़ तो है ही नहीं। मान लीजिए अगर शोषण हुआ तो इतने दिन तक ये कहाँ थे? 12 साल बाद इनको याद आ रहा है कि हमारे साथ शोषण हुआ है। और अगर ये पहले से ही इन्हें प्रॉब्लम थी कि हाँ भाई नेताजी गलत हैं, तो ये पारिवारिक संबंधों में या फिर किसी भी निजी कार्यक्रम में नेताजी आमंत्रित क्यों थे? साक्षी मलिक की शादी में नेताजी जा रहे हैं, बजरंग पूनिया के किसी भी पारिवारिक कार्यक्रम में नेताजी जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? अगर कोई दोषी है, मेरे साथ गलत हुआ है, तो मैं उसे क्यों बुलाऊंगी? मैं तो नहीं बुलाऊंगी। यदि गलत है तो पहले तो उन्हें बुलाना नहीं चाहिए था। और अब नेताजी ने कह दिया कि हाँ भाई ट्रायल दे के ही आपको बाहर का टोल लगेगा, तो अब उनको धरना देना है इस बात पे क्यों भाई? और बाद में जातिवादी भी है, मतलब धरने में अगर पहलवानों का धरना है तो ब्राह्मणवाद के, मोदी सरकार के, आरएसएस के, इसका नारे लगने का मतलब क्या है? ये तो नाजायज़ है ना कि जब पहलवानों का धरना है, पहलवानी से रिलेटेड नारे लगाओ, मतलब कि ब्राह्मणवाद से, ये तो हाँ ये तो सब गलत हो गया ना। तो वही ये देना तो जी नाजायज़ है, बिल्कुल ये तो गलत है। इसका समर्थन हमारी तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरी जब भी नेताजी से मुलाकात हुई है, हमारे लिए तो नेताजी मैं तो नेताजी जैसे ऐसे ट्रीट करते हैं किसी भी लड़की को जैसे उनका अपना बच्चा है, और हम बच्चे जैसे हैं उनके। अब वो इस तरह से ऐसा आरोप किसी भी कैंप में जब भी मुलाकात हुई, कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि नेताजी कहीं से कहीं तक किसी भी बच्चे को गलत नज़र से भी देखते हैं। ये तो सरासर नाजायज़ आरोप है, गलत आरोप है। हाँ तो जी जब जाँच होनी तो चाहिए। अब बिना जाँच के पहले के FIR दो हम हट जाएंगे, FIR होगी फिर भी विनेश फोगाट जो वो अपने बयान पर टिकी नहीं है पहले के 2016 में कि मेरे साथ नेताजी ने तुर्की में शोषण किया है, जबकि तुर्की में तो विनेश जी गई ही नहीं थी। फिर उन्होंने बयान बदल दिया कि मुझे मंगोलिया में किया है, मंगोलिया में नेताजी नहीं गए थे। बाद में उन्होंने कहते मेरे साथ हुआ ही नहीं है, वो अपने बयान पे अडिग नहीं है, तो इसलिए उनके बात पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? सरकार की गलती नहीं है, ये गलती है ये स्टार प्लेयर्स की। ये चाह रहे हैं, ये मानते हैं किसी टाइम में अपने बहुत अच्छे प्लेयर थे, क्या इनसे अच्छे प्लेयर आगे तैयार नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। आज हम स्टार प्लेयर हैं, कल को हमारे बाद भी कोई ना कोई होगा। अब इसका मतलब ये थोड़ी है हम नए बच्चों को मौका ही ना दें। तो ये चाहते ही नहीं कि और बच्चे आगे बढ़ें, इसलिए इनका कि हम बिना ट्रायल के आगे जाएंगे, नेशनल की ट्रायल नहीं देंगे। सर सारे का सारा मैटर तो यही है कि वो किसी की मानने को तैयार नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट की, ना ही फेडरेशन की, किसी की भी मानने को ही वो तैयार नहीं है। अगर वो माने तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह देगा जांच बिठा देंगे, आगे चल के जो भी फैसला होगा ब्रजभूषण नेताजी को भी मंजूर होगा, इनको भी मंजूर होना चाहिए, लेकिन ये उठने को ही तैयार नहीं है। इन धरनाजीवियों से नुकसान हो रहा है कुश्ती का, तो हमें बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। मतलब जो है देखिए, अभी मैं आपको बता दूं कि मेरा भतीजा है सगा जो रेसलिंग करता है, वो आर्मी बॉयज़ में है भर्ती जो है। अभी वो अंडर 15 की इसकी लास्ट साल है, वो तैयारी कर रहा था। मैं एक ही उदाहरण दे रहा हूँ, वो तैयारी कर रहा था और हम उसे ज़ोरों शोरों से तैयारी करा रहे थे। ठीक है जी, क्योंकि आपको पता होगा कि जो है मीडियम परिवार से ही बच्चे पहलवानी करते हैं, कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं करते हैं। 20, 25, 30 हज़ार रुपये महीने का खर्च होता है एक बच्चे पे। तो वो बच्चा जो है फ़ोन पे रो रहा था मेरे से। अब समझिए कि जो पेरेंट्स के दिल पे क्या बीतती होगी। पेरेंट्स के दिल पे देखो, सुनने में ऐसा लगता है चलो हाँ ठीक है नेशनल कैंसिल हो गया, ये है वो है, लेकिन जिनके बच्चों का, जिन कोच के बच्चों के जो है नेशनल कैंसिल होते हैं, जिन बच्चे का जो तैयारी थी और वो कह रहा था कि मुझे जो है अब की बार टूर मारना है, मुझे नेशनल मेडल लाना है, तो उसका तो सारा सपना बिखर गया। इन धरनाजीवियों के तो अपनी ख्वाहिश के चक्कर में उनका सारा सपना बिखर गया। मेरे 8 से 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो जूनियर के हैं, ठीक है, 5-6 स्टूडेंट जो हैं अंडर 15 के हैं। किसी ने वज़न घटाया है, किसी ने जो है भाई, किसी के बेचारे को जो है माँ बाप जो है दूर दूर से दूध लाते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, टाइम खर्च करते हैं। अभी भी पेरेंट्स यहीं बैठे हुए हैं, जितना टाइम मैं देता हूँ उतना टाइम बेचारे वो भी देते हैं। तो सबका सत्यानाश हो रहा है, मेरी मेहनत का सत्यानाश हो रहा है, बच्चों की मेहनत का सत्यानाश हो रहा है, पेरेंट्स की मेहनत का प्लस उनके पैसे का सत्यानाश हो रहा है। तो इस धरने से जो है मतलब कुश्ती का एक तरह से विनाश हो रहा है, और ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही घटिया काम कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही। भाई जो शुरू में धरना था वो उसमें यह था कि तानाशाही करते हैं हमारे खिलाफ, जो है हमारे तानाशाही करते हैं और बोलते हैं कि जो है अभी ओलंपिक कोटा जो लेके आएगा उसकी ट्रायल होगी, है ना। इन्होंने तरह तरह की बातें करी कि हम नेशनल नहीं खेलेंगे, हम सीधा जो है ओलंपिक खेलेंगे। तो ये तो कोई तुक नहीं बनती। उसके बाद इनके बाद में आता है यौन शोषण का मुद्दा। यौन शोषण का मुद्दा उठा दिया इन्होंने, वो थोड़ा सा उठा, उसकी कमेटी बन गई।
कमेटी में इनके मुताबिक आदमी रखे गए। देखो ये कितना बड़ा वो है कि जो आदमी मतलब आरोप लगा रहा है और उसी के मुताबिक कमेटी में उन्होंने वो भी मान लिया, क्योंकि नेताजी गलत नहीं थे, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा इसी बात पे, क्योंकि जो आदमी सच्चा होता है वो क्यों ऑब्जेक्शन करेगा। उन्होंने बोला भी तुम किसी को भी रख लो। उस कमेटी की रिपोर्ट को भी इन्होंने नहीं माना, जो अभी कमेटी ने रिपोर्ट भी दी है शायद उसे भी इन्होंने नहीं माना। फिर इनका था कि जो है भाई इन्हें पद से हटाओ। नेताजी ने इसमें यह भी बोल दिया कि चलो भी तो आप धरना खत्म कर दो, मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। ये वहाँ भी नहीं रुके, अब ये बोल रहे हैं नार्को टेस्ट कराओ, ये कराओ, वो कराओ। अरे ऐसे तो जो है फिर तो कोई भी खिलाड़ी, अब देश में ये प्रचलन चल जाएगा, कुश्ती के सारे गेमों के खिलाड़ी जो है सीधा बोल लग रहे हैं कि भी आरोप लगा दिया नार्को टेस्ट कराओ। नार्को टेस्ट है कि छोटी चीज़ तो है नहीं कि भाई जो है लिया किसी आरे गहरे का, किसी का भी नार्को टेस्ट करा दिया। तो ये तो एक अपनी तानाशाही चला रहे हैं, खुद से जो है ये बोलते हैं तानाशाही होने का ना, लेकिन तानाशाही अब ये कर रहे हैं। बोलती हैं कि भारत की बेटी हैं हम, भारत के, अरे वो क्या पाकिस्तान से आया हुआ है भाई? अगला आदमी पाकिस्तान का बेटा थोड़ी है, वो भी तो भारत का बेटा है, वो भी तो उसे भी तो अपना पक्ष रखने का हक बनता है ना बंदे। तो ये तो अपनी तानाशाही चला रहे हैं। जो इनसे हो रहा है 4 लाख ट्रैक्टर, 5 लाख ट्रैक्टर, इन्हें न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है। देश तोड़ो का जो है देश को तोड़ रहे हैं, बिल्कुल ये खत्म करके रहेंगे देश को इस तरह। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले लेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। Canara Bank presents Canara Premium Payroll Account. Free term insurance and instant overdraft facility. Avail unique advantages and benefits. Experience the best. Discover a world of banking possibilities with Canara Bank API Banking. You deserve the best. Canara Bank, together we can. केंद्र सरकार की कौशल विकास योजना हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत सिरमौर जिला के राजगढ़ में खुले प्रशिक्षण केंद्र में सैकड़ों युवा कंप्यूटर का प्रशिक्षण ले रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई कौशल विकास योजना वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले के राजगढ़ क्षेत्र में युवाओं को योजना के तहत कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राजगढ़ के सैकड़ों युवा कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त कर लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे पंचायत में HP के इवेंट के कैंप लगे थे, जहां पर उन्होंने हमें इस कोर्स के बारे में बहुत जानकारी दी और मैंने वहां पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई और कुछ दिनों बाद मुझे यहां से कॉल आया और मैंने यहां आकर अपनी एडमिशन करवाई। यहाँ पर सब कुछ फ्री है, हॉस्टल और खाने की फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है। हमारी पंचायत के थ्रू मिली थी, वहाँ पर हमारे यहाँ से हमारे टीचर्स आए थे जिन्होंने हमें इसके बारे में अवेयर करवाया था। इसमें हमें उन्होंने बताया कि यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स के साथ साथ हम जैसे दूर दराज के रहने वाले हैं तो हॉस्टल फैसिलिटी भी मिलेगी और हमने वहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई। कुछ समय बाद हमें यहाँ से कॉल लेटर आया था। उसके बाद हम सभी यहाँ पर आ गए। यहाँ पर हमें कंप्यूटर कोर्स जैसे बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाया जा रहा है और साथ साथ हॉस्टल फैसिलिटी भी दी जा रही है। हम यहाँ से स्टडी कर रहे हैं और यहाँ के टीचर हमें बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। मैं इस शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस वेब डेवलपर का कोर्स सीख रही हूँ ताकि हमारे आने वाली लाइफ में एक बेसिक है, हर एक चीज़ के लिए हम ज़रूरतमंद हैं। मैं HP के इवेंट का बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि हमें इस तरह का मौका मिला और आगे जाके भी हर बच्चों को इसका मौका मिले कि हम अपनी नॉलेज को आगे बढ़ा सकें। संस्थान के परियोजना समन्वयक मुकेश मल्होत्रा ने बताया कि संस्थान द्वारा इस समय करीब 90 युवतियों को निःशुल्क वेब डेवलपर और सॉफ्टवेयर डेवलपर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये दोनों ही प्रशिक्षण आवासीय हैं, जहां पर इन्हें रहने और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की जा रही है। ये जो ट्रेनिंग सेंटर है ये हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम डिपार्टमेंट के अंदर चल रहा है। यहाँ पे जो है हम लोग 2 ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं। जो पहली ट्रेनिंग है वो है वेब डेवलपर और सेकंड जो ट्रेनिंग है वो है जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। ये जो दोनों कोर्सेज जो मैंने आपको बताए हैं, इस कोर्सेज की जो ड्यूरेशन है वो 2 महीने की है। ये शिक्षा संस्थान को चले हुए तकरीबन 8 महीने से ज़्यादा हो गया है और यहाँ से तकरीबन 260 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो पढ़ के निकल चुके हैं और तकरीबन अभी 90 के करीब बच्चे जो हैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ये जो कोर्स मैंने आपको बताए हैं वेब डेवलपर और सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये दोनों कोर्सेज जो है ये काफ़ी एडवांस कोर्सेज हैं जिसमें जो है कंप्यूटर की नॉलेज दी जाती है बेसिक से एडवांस तक।
और इस कोर्सेज में जो है आपसे कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस और एडमिशन फीस बिल्कुल भी नहीं ली जाएगी। ये बिल्कुल सरकार की तरफ से जो है हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम डिपार्टमेंट की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क है, जहाँ पे आपको जो है फूड एंड अकोमोडेशन की फैसिलिटी भी जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। निश्चित रूप से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई कौशल विकास योजना युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना के तहत मिल रहे निशुल्क प्रशिक्षण से उन्हें रोजगार प्राप्त करने में काफी मदद मिल रही है। डीडी न्यूज के लिए राजगढ़ से गोपाल दत्त शर्मा की रिपोर्ट। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जीते देख साहब जी आ रहे हैं, सलाम कर। ना मेरे बाप दादा ने कभी इन अंग्रेजों के सामने अपना सर झुकाया और ना मैं झुकाऊंगा। पंजाब के धरतीपुत्र, किसानों के राजा सरदार अजित सिंह संधू। ये फिरंगी अब एक और नया कानून लेकर आया कि पंजाब में किसी को भी अपनी जमीन पर कोई हक नहीं है। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, अब इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। ये है सुबह बनारस, जिसकी शुरुआत सूर्योदय से पहले ही गंगा आरती से होती है और इस सुंदर वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए हमारे स्वच्छाग्रही भी समय से पहले ही यहाँ आ चुके हैं। प्रधानमंत्री भी झाड़ू उठा ले हैं तो हम काहे न झाड़ू उठाए। कहें आप तो बहुत सेवा करते हैं, बहुत अच्छा है। कर्तव्य पथ में हम एक दिन बिताएंगे ऐसे ही स्वच्छाग्रही के साथ। अपने बिजी डे को दीजिए एक परफेक्ट स्टार्ट। यहाँ होगी आपसे जुड़े तमाम मुद्दों पर बात। दूरदर्शन का खास शो आ गया है आपके पास। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। गुमनाम नायकों की कहानियों को समेटकर हम हाजिर हैं। केरल की मार्शल आर्ट कलरीपयट्ट को सहेजने वाले एसआरडी प्रसाद, बतौर क्रिकेट कोच देश को दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देने वाले कोच गुरचरण सिंह, मणिपुर की मार्शल आर्ट थांगता के संरक्षक के.एस. शर्मा, पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में पहचान बनाने वाले डॉक्टर महेंद्र पाल, भौतिकी के क्षेत्र के उत्कृष्ट वैज्ञानिक प्रोफेसर दीपक धर, एक लेखिका का अंतर्मन, एक लेखिका का जीवन सफर। उड़िया लेखिका पारमिता शतपथी। लेखक होने के नाते वो जो संवेदनशीलता के वजह से ज्यादा जो मार्जिनाइज्ड है वो ज्यादा प्रभावित करते हैं। लेखन एक तपस्या जैसे है, एक साधना है। 5.5 मीटर की मर्यादा से मैंने खुद को लपेट लिया है और अपनी गरिमा में खुद उलझ रही हूँ। वनञ्च लिङ्गञ्च हि भीरुचिह्नम्। चित्तशुद्धि हेतवे स्वयं बुद्ध कथयति सर्वपापस्य खलनं कुशलस्य उपसम्पदा स्वचित्त पर्यात्वदपानम् एतत् बुद्धानं शासनम्। ओ पंछी प्यारे सांस तारे बोले तू कौन सी बोली।